हेलो एवरीवन, सीपीसी एकेडमी में वेलकम टू सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये हम जो चला रही थी, हमारी सीरीज़ चल रही थी यूपी पैट 2022 की कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ थी। जो हमारी जो क्लासेस हैं वो आपके न्यू सिलेबस बेस ऑन है, जिसमें हमने 5 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई थी हिस्ट्री की, और आज जो क्लास है हमारी ये 6ठी क्लास है। तो 6ठी क्लास हम कर रहे हैं हिस्ट्री की। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता ख़त्म कर ली। देखते हैं क्या क्या आपके सिलेबस में हिस्ट्री में है। तो जैसे आपके सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, ये हमने कंप्लीट कर ली। वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर ली, बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया और जैन धर्म हमने कंप्लीट कर लिया। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? मौर्य वंश पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल सीपीसी एकेडमी पर वो वीडियो देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका क्या करें, एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। ठीक, तो जैसे हमारा क्या ख़त्म हुआ था, हमारा ख़त्म हुआ था आपका बौद्ध धर्म, और उसके बाद हमारे सिलेबस में था मौर्य वंश। मौर्य वंश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूंगा थोड़ी सी। देखो, उससे पहले जब आपका बौद्ध धर्म खत्म हुआ तो उसके बाद हमें पढ़ने थे महाजनपद, जिसकी जो सूचना मिली हुई है वो जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में बताया है, और बौद्ध धर्म के आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो 16 महाजनपद थे, इनमें से जो मोस्ट है उनकी हम कैपिटल देख लेते हैं। जैसे गांधार की कैपिटल क्या है? तक्षशिला। कंबोज की फाटक है। सूर्यसेन की मथुरा है। चेदी की सत्यावती है। और कांसी की है वाराणसी। मल की है कुशीनगर। और अस्मक की क्या है? पोटला है। अस्मक की क्या है? पोटला है। और वज्जी की है आपकी क्या है? वैशाली है। और अंग की है चंपा। और चंपा की राजधानी है, चंपा है किसकी? अंग की। और मगध की कैपिटल क्या है आपकी? राजगृह। अब हम पढ़ेंगे मगध। अगर मैं मगध की बात करूं तो 7 राजवंशों ने इनका क्या किया है? शासन किया है। और इसकी एक ट्रिक भी है, हसीन मसूक सा। क्या है? हसीन मसूक सा। मौर्य वंश स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट मौर्य वंश ना स्टार्ट करके मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको एक चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए। तो पहला वंश देखो, हम मगध पढ़ेंगे। और जब हम मगध पढ़ेंगे, अगर सपोज मानो हमने मगध पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? मगध पढ़ा। क्या पढ़ा? मगध हमने पढ़ा। और मगध में हमने जो है ये सारे राजवंश जो हैं, ये सारे राजवंश जो हैं बाद में मगध में विलीन हो जाएंगे। किसमें? मगध में सारे राज्य आपके मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे थे मगध, और मगध में 7 राजवंशों ने शासन किया है। पहला वंश आता है हर्यक वंश। कौन सा आता है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंदुसार। थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। बिंबिसार जो इसका संस्थापक था, इसका पुत्र था अजातशत्रु। इसने अपने पिता को मार दिया राजगद्दी पाने के लिए और खुद शासक बन गया। उसके बाद इसका पुत्र आया उदयन। इसका पुत्र कौन था? उदयन था। इसने अपने पिता को मार दिया, अब शासक बना उदयन। उदयन जो था, उदयन का पुत्र था नागदत्त। नागदत्त। और नागदत्त ने क्या करा? नागदत्त जो था एक अयोग्य शासक था, जिसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने की। उदयन के जो एक सेनापति था शिशुनाग, इसने क्या कर दिया? उदयन की, नागदत्त की हत्या कर दी। और अब शासक कौन बनेगा आपका? शिशुनाग बनेगा। और शिशुनाग ने वंश स्टार्ट करा, शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग शासक बना। उसके बाद इसका जो वो बना कालाशोक। और कालाशोक बनने के बाद, कालाशोक के बाद आया आपका नंद, और उसकी हत्या कर दी महापद्म ने। और महापद्म ने किस वंश की स्थापना करी? नंद वंश की स्थापना करी। किसकी? नंद वंश की। और नंद वंश का शासक था आपका महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। और महापद्म नंद के बाद आया, उसका पुत्र आया आपका घनानंद। अब यहीं से थोड़ा थोड़ा मौर्य जो है स्टार्ट होने लगा है। कहाँ से? घनानंद से। अब जब घनानंद आया, घनानंद ने जो है चाणक्य की कर दी बेइज्जती। चाणक्य की बेइज्जती करके उसने अपनी भरी सभा से किसको निकाल दिया? उसने चाणक्य को जो है बाहर निकाल दिया। किसने? अपनी भरी सभा में। अब चाणक्य ने जो है बाद में
चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसने घनानंद की क्या कर दी, मृत्यु कर दी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसने घनानंद की कर दी मृत्यु, और संस्थापक कौन बना, अब राजा बनेगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, अब यहीं से ही थोड़ा थोड़ा मौर्य काल स्टार्ट हो जाता है आपका। अब हम पढ़ेंगे, देखो प्योर मौर्य काल पढ़ेंगे। तो जब घनानंद की स्थापना किसने मृत्यु कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए आपके, चंद्रगुप्त। चाणक्य की सहायता से देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत करके, अब घनानंद की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, दुदर्रा था। क्या था, दुदर्रा। दुदर्रा से विवाह कर लिया आपका किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया। ठीक, अब जब चंद्रगुप्त तभी शासक बना था, जब चंद्रगुप्त शासक बना आपका, तब क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर ने उस चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। और हराने के बाद उसकी पुत्री थी हेलेना। कौन थी, उसकी पुत्री थी हेलेना। उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया विवाह, और विवाह में जो उसे दहेज में मिला, पेरिस मिला, हेहात मिला, हेरात, और मकरान मिला। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या करा, बदले में 500 हाथी दान में दिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे। ठीक, अब देखो सेल्यूकस निकेटर जो था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। सेल्यूकस निकेटर अब जब उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को भेजा, और मेगस्थनीज की पुस्तक जो है आपकी इंडिका है। कौन सी पुस्तक है, इंडिका, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है आपकी इंडिका में। ठीक, अब देखो इंडिका में जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वैसे मौर्य वंश की जो सारी जानकारी मिलती है वो चाणक्य की पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र। किसमें मिलती है वैसे मौर्य वंश की, अर्थशास्त्र में मिलती है। चाणक्य को देखो 2 नामों से जाना जाता है, बहुत पूछा गया है, एक तो विष्णुगुप्त और एक आपका कौटिल्य। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने भरतबाहु से बहुत प्रभावित हुए थे। और भरतबाहु कौन थे, जैन धर्म के गुरु थे। अब भरतबाहु से बहुत प्रभावित हुए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपना लिया। और जब मगध में 12 साल का अकाल पड़ा, तो ये भरतबाहु के साथ कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। और इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 258 ईसा पूर्व को, 258 बीसी को संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। संलेखना विधि क्या होती थी, मोक्ष पाने की एक विधि होती थी, जिसमें व्यक्ति क्या होता था, भूखा होता था, और भूख से जो है वो अपने प्राण त्याग देता था। ठीक, ये तो थी संलेखना विधि। तो संलेखना विधि से ही किसने प्राण त्यागे थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे। ठीक, अब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था आपका बिंदुसार। अब बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा, और बिंदुसार को किस नाम से जाता है, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जानते हैं। कि क्या तो आपको बिंदुसार मिलेगा या अमित्रघात मिलेगा। अमित्रघात कौन था या बिंदुसार कौन था, ये घनानंद की पुत्री दुदर्रा, जिसका विवाह किसने करा था, चंद्रगुप्त ने करा था, उसका पुत्र था आपका कौन, बिंदुसार। और इसने क्या करा, अब इसके दरबार में जो है एक सीरिया के नरेश थे एटियकोस। एटियकोस ने जो है अपने राजदूत को भेजा, और इसे पता चला कि सीरिया में जो है अंजीर बहुत फेमस है, और मिठाई मिलती बहुत फेमस है, और शराब बहुत उसने फेमस है। तो ये चीज़ें जो हैं उसने सीरिया के नरेश से एटियोस से मांगी, जो सीरिया के एटिकोस का राजदूत जो है बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक, उसके बाद क्या होता है, बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र, अब देखो उसी टाइम का हुआ जैसे ये हिस्सा है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, उस टाइम ये तक्षशिला वाला राज्य था, इसमें जो है क्या फैला हुआ था, आक्रोश फैला हुआ था। अब मगध तो यहाँ था अवंती। तो बिंदुसार ने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र को भेजा, सुसीम को भेजा, और उसने कहा कि सुसीम से कि आप यहाँ का क्या करो, यहाँ का जो विद्रोह है इसको शांत करो। तो सुसीम गया, और सुसीम से जो है वो विद्रोह शांत नहीं हुआ। उसके बाद
यहाँ पर अशोक जाता है और अशोक ने ये सारा था, ये उसने क्या कर दिया, शांत कर दिया, ये सारा उसने शांत कर दिया। और बिंदुसार ने अशोक, जो उसका छोटा पुत्र था, और उसने अशोक को तक्षशिला भेजा विद्रोह को दबाने के लिए। और अशोक ने बहुत ही क्रूरता से सबकी हत्या करके जो भी विद्रोह कर रहे थे और विद्रोह को दबा दिया और श्रीनगर की क्या करी, स्थापना करी। तो श्रीनगर की स्थापना किसने करी है, आपकी अशोक ने करी है। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक क्या बना, मगध का सिंहासन पर बैठे। कौन बैठे, मगध के सिंहासन पर अशोक बैठे। ठीक, अब राजा बन गए आपके अशोक। अब अगर अशोक के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा पढ़ेंगे, देखो पहली चीज़, अशोक का जन्म जो हुआ था वो 304 BC में हुआ। और ऐसा माना जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि अशोक ने राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों की क्या करी थी, हत्या करी थी। 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और 269 BC में अशोक राज्याभिषेक अशोक का हुआ। और अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, कितने, 8 वर्ष बाद जो है उसने कलिंग पर क्या करा, आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण की जो सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इस कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अब देखो कलिंग में जिस समय युद्ध हुआ वहाँ पर शासक थे राजा नंदराज। कौन थे, राजा नंदराज। और कलिंग में इतना नरसंहार करा अशोक ने कि वहाँ पर बच्चों, महिलाओं, बूढ़े और किसी को भी नहीं छोड़ा गया। और अशोक, ऐसा माना जाता है जो कलिंग पर आक्रमण करा था अशोक ने, ये हाथियों को प्राप्त करने के लिए करा था। हाथी बहुत फेमस थे कलिंग के, उन्हें प्राप्त करने के लिए उसने कलिंग पर युद्ध लड़ा था। जब उसने कलिंग का युद्ध का रिजल्ट देखा और उसने पाया कि देखो जितना भी उसने नरसंहार करा है, इवन बच्चे तक उसने जो है मारे हैं, तो उसका जो हृदय था वो परिवर्तित हुआ। छोटे छोटे बच्चों को देखकर, उनकी लाशों को देखकर, उनकी महिलाओं की लाशों को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने उसी दिन से क्या कर दिया, युद्ध त्याग दिया। जो क्रूरता की नीति थी उसने वो त्याग दी। और अशोक ने, उसका मन बहुत ही विचित्र रहने लगा। और अशोक का एक भतीजा था निर्ग्रोध। कौन था, निर्ग्रोध। अब निर्ग्रोध जो था एक बड़े ही शांत व्यक्ति था। शांत व्यक्ति के साथ साथ वो जो था बौद्ध धर्म को मानता था। तो जब अशोक ने उससे उसकी शांति का राज पूछा तो उसने कहा कि आप जो है बौद्ध धर्म अपना लो। तो कलिंग के आक्रमण के बाद अशोक ने जो है आपका बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने को कहा उस निर्ग्रोध ने, और उसने कहा कि आप मेरे जो गुरु हैं, कौन, उपगुप्त, उनके पास चलो और वो ही क्या देंगे, आपको शिक्षा देंगे। तो अशोक को शिक्षा किसने किया, या अशोक को शिक्षित किसने किया, उपगुप्त ने करा। किसने, उपगुप्त ने अशोक को शिक्षित किया। अब अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला लगा। और अशोक ने देखो किसी भी, हम अपना उसने धर्म बौद्ध धर्म मान लिया हिंदू धर्म से, लेकिन किसी भी उसने राजकीय धर्म का या अपनी प्रजा में या अपने राज्य में राजकीय धर्म घोषित नहीं करा। किसको, बौद्ध धर्म को। उसने कहा कि किसी को अगर बौद्ध धर्म मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। अशोक जो था वो सभी धर्मों की क्या करता था, सबकी प्रशंसा करता था, सबको एक समान मानता था। लेकिन अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किया है। और इवन इतना प्रचार किया है कि उसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा, श्रीलंका। और श्रीलंका जब पहुँचे महेंद्र और संघमित्रा, तो श्रीलंका के राजा ने जो बौद्ध धर्म था वो मान लिया। एक चीज़ ध्यान रखनी है, उन्होंने बौद्ध धर्म माना, ना कि अशोक की स्वाधीनता मानी, अशोक के अंडर काम करने को कहा। उन्होंने कौन सा धर्म माना, सिर्फ और सिर्फ आपका बौद्ध धर्म माना। ठीक। और उन्होंने जैसे श्रीलंका में स्टे कौन सा संप्रदाय पाया जाता है, सिंगली संप्रदाय है, एक बौद्धों का ही एक संप्रदाय है। ठीक। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो गुफाएं दी थी वो दान में दी थी, क्योंकि वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता था। आजीवक संप्रदाय क्या था, इसके जो पिता थे बिंदुसार,
वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। किसको मानते थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे, उसके पिता बिंदुसार। ठीक। अब होता क्या है, अब अशोक ऐसा भारत का पहला ऐसा शासक बना जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से लिखा है। मतलब अभिलेख के माध्यम से लोगों को जन जन तक पहुंचाया है अशोक ने। अशोक को जो अभिलेख लिखने की प्रेरणा होती थी वो इराक के राजा डेरियस या दयाबाहु से मिली। मतलब अशोक क्या था, अगर जनता को उसे कुछ सूचना देनी होती थी तो वो किसके माध्यम से देता था? वो अभिलेखों के माध्यम से देता था, अभिलेखों के माध्यम से दे पाता। लेकिन अशोक की जो भाषा थी वो प्रकृति थी। मतलब जहाँ जौन सी जनसंख्या उस भाषा को जानती थी उसी में वो अभिलेख लिखता था। जैसे उसने 4 लिपि जो हैं अभी तक पढ़ी जा चुकी हैं, जैसे ब्राह्मणी लिपि। ये ब्राह्मणी लिपि मतलब जो भारत में अशोक के अभिलेख मिले हैं वो किस लिपि में मिले हैं? ब्राह्मणी लिपि में। और जो अभिलेख पाकिस्तान में मिले हैं अशोक के वो किस लिपि में मिले हैं? खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। और जो अफगानिस्तान में मिले हैं वो मिले हैं आपकी अरमाइक लिपि में। कौन सी लिपि में? अरमाइक। और जो अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा है या तुर्की है उसमें मिले हैं ग्रीक लिपि में। तो भारत में जो अभिलेख मिले वो ब्राह्मणी लिपि में मिले, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में मिले, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में मिले, और अफगानिस्तान में किस में मिले? अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में ग्रीक लिपि, या जो इस टाइम एक शहर है तुर्की। जो तुर्की में जो अभिलेख मिले हैं, जैसे कि यहाँ जो है आपका तुर्की, यहाँ तक जो है अशोक के अभिलेख थे। आप सोच सकते हो कि जो है आपका भारत जो है उस टाइम मगध जो था यहाँ से वो कितना बड़ा फैला हुआ था, कितना ज़्यादा फैला हुआ था। तो ये हमने पढ़ा कि भारत में ब्राह्मणी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि, और आपके तुर्की या अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में ग्रीक लिपि में उसके अभिलेख मिले। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की जो सफलता है वो 1837 में, मतलब अशोक के जो सबसे पहले अभिलेख पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसप नामक अंग्रेज ने पढ़ा था, और 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। और अशोक ने जो अपने अधिकतर अभिलेख हैं उसमें जो नाम दिया है वो देवनाम प्रियदर्शी दिया है। मतलब अशोक के जितने भी अभिलेख हैं अधिकतर में नाम जो है उसका देवनाम प्रियदर्शी है। और देवनाम प्रियदर्शी जो नाम है ये एक संस्कृत भाषा का नाम है, और जिसका मतलब क्या होता है? देवताओं का पसंदीदा। ठीक। लेकिन मध्य प्रदेश के गुजरा और कर्नाटक के मास्की और नेदर अभिलेख में अशोक का जो नाम है वो अशोक ही लिखा हुआ है। किसमें? गुजर्रा में, मास्की में और नेदर अभिलेखों में जो अशोक का नाम है वो अशोक ही लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सब में क्या लिखा हुआ है? देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है। ठीक। अब देखो कुछ अशोक के अभिलेख देख लेते हैं। जैसे पहला अभिलेख आता है भ्राभु अभिलेख। भ्राभु अभिलेख में क्या है? अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? तो वो है आपका भ्राभु अभिलेख। और भ्राभु अभिलेख में ही उसने बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा की है। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ की रचना किस अभिलेख में की गई है? तो भ्राभु अभिलेख में की गई है। ठीक। उसके बाद आता है रूमन देही अभिलेख। कौन सा आता है? रूमन देही अभिलेख। और रूमन देही जो अभिलेख है वो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है आपका? रूमन देही अभिलेख है, जिसमें अशोक ने प्रशासनिक पर चर्चा की है, ना कि आर्थिक क्रियाकलाप पर। अशोक का जो प्रथम अभिलेख है उसमें उसने अहिंसा पर बल दिया है और पशुओं पर उसने क्या लगाई है? पशु बलि पर रोक लगाई है। द्वितीय अभिलेख में अशोक ने क्या की है कि पशुओं की भी क्या होनी चाहिए? चिकित्सा होनी चाहिए, मतलब पशुओं की चिकित्सा भी होनी चाहिए। किस अभिलेख में बताया गया? तो दूसरे अभिलेख में बताया गया। कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख इतना महत्वपूर्ण है कि अशोक की पत्नी जो थी कारूबाकी,
ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कारुबाकी है ये, क्या है, कारुबाकी है, कारुबाकी। तो कारुबाकी द्वारा जो दान किए गए थे, जो अशोक की 5 पत्नियां थी उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी कारुबाकी। उसने जो दान दिए हैं उन सब की चर्चा है आपकी कौशाम्बी अभिलेख में, इसलिए कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं, रानी अभिलेख भी कहते हैं। तो किस अभिलेख को रानी अभिलेख कहते हैं, तो वो है आपका कौन सा है, कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। और अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, तो वो है आपका 13वां अभिलेख। कौन सा है, 13वां अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखते हैं कि मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो इस समय जो उनकी जो मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो मुख्य आधार था वो कृषि थी और पशुपालन थे और कारखाने थे। मतलब उनकी जो एग्रीकल्चर था, जो उनकी इकोनॉमी चलती थी वो कृषि से चलती थी, पशुपालन से चलती थी और कारखानों से चलती थी। शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो तक्षशिला था। और मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहते थे। क्या कहते थे, सीता भूमि कहते थे। अब हम बात करेंगे मौर्य काल के संगठनों की। तो मौर्यकालीन संगठन 3 थे। पहला था श्रेणी, ये शिल्पकारों का संगठन था। किसका था, शिल्पकारों का संगठन था। दूसरा था निगम, निगम जो था ये व्यापारियों का संगठन था। किसका था, व्यापारियों का संगठन था निगम। और तीसरा था सातवाह, और सातवाह जो था ये कारवा लोगों का संगठन था। कारवा मीन्स जो काफिला चलता है उन लोगों का संगठन था सातवाह। तो 3 संगठन थे। अब मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। तो मौर्य काल की जो प्रशासन थी वो एकंद्रीकृत शासन था। मतलब एक व्यक्ति के पास ही क्या था, आपका प्रशासन था, और जिसे क्या कहते थे, राजा कहते थे। और राजा को सलाह देने के लिए क्या थी, एक मंत्री परिषद थी। और मंत्री परिषद में जो उच्च अधिकारी थे उन्हें क्या बोलते थे, उन्हें तीर्थ कहा जाता था या महापात्रा कहा जाता था। क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे या महापात्रा कहते थे। और इनकी संख्या कितनी थी, 18 इनकी संख्या थी। उसके बाद आते थे प्रशासनिक अधिकारी, और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या बोलते थे, अध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे, अध्यक्ष कहते थे। और इनकी संख्या कितनी थी, तो 26 इनकी संख्या थी प्रशासनिक अधिकारियों की। ठीक, अब हम देखेंगे मौर्य काल की वास्तुकला। तो मौर्य काल की जो वास्तुकला की अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल में जो घर थे वो लकड़ी के घर थे। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो पटना के कुम्हार से मिले हैं। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पटना के कुम्हार से मिले हैं। जो मौर्य कालीन के लोग थे मौर्य काल के, वो पत्थरों के औजार में बड़े ही कुशल थे। क्या थे, पत्थरों के औजार में बड़े ही कुशल थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में एक सांची का स्तूप बनाया था। कहाँ बनवाया था, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये मौर्य काल का सबसे बड़ा स्तूप है। और अशोक ने सारनाथ में एक अशोक स्तंभ भी बनवाया है जिसमें 4 पत्थर लगे हुए हैं और उन पे किसकी आकृति है, शेरों की आकृति है। और जो शेर हैं वो चारों, वो किसका सूचक हैं, अहिंसा का सूचक है। अगर मैं बात करूं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की, तो ये जो है राष्ट्रीय चिन्ह, यही राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ पर 4 शेर हैं। और ये कहाँ पर किसके प्रतीक हैं, अहिंसा का प्रतीक है। ठीक, और मौर्य काल में जो पत्थर की बनी सबसे बड़ी जो कलाकृति थी वो पटना के दीदारगंज में मिली है। कहाँ से मिली है, पटना के दीदारगंज से मिली है मौर्य काल की सबसे बड़ी वास्तुकला। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखते हैं मौर्य काल का सामाजिक जीवन कैसा था वहाँ का। तो अगर मैं अशोक की बात करूँ, अशोक के सामाजिक जीवन की, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन ये देखो यहाँ पर क्यों है, ये गलत है थोड़ा सा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन अशोक जो था वो किसी भी धर्म, सभी धर्मों का आदर करता था। ना किसी को ये कहता था कि आप धर्म त्यागो और बौद्ध धर्म अपनाओ। ना वो किसी से कहता था कि आप इस धर्म की को बुरा कहो या भला कहो। अशोक ने अपने नाम से
क्या नाम रखा था? देवनाम प्रियदर्शी रखा था। और ये कहाँ से लिया है? संस्कृत भाषा से लिया है। अशोक ने 11वें शिलालेख में ब्राह्मणों को सताने की बात भी मना करी है। तो किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि ब्राह्मणों को कोई भी नहीं सताएगा? तो 11वें अभिलेख में कहा है। अशोक ने देखो पशुओं बलि पर हत्या को मना कर दिया, यज्ञ और कर्म कांड को उसने मना कर दिया, ठीक, जिससे ब्राह्मणों की आय में क्या हुई? कमी हुई, क्योंकि यज्ञ नहीं कर सकते ब्राह्मण, कर्म कांड नहीं कर सकते, तो यही ब्राह्मणों को क्या है? जीवन चलाने के स्रोत हैं, यही वो नहीं कर सकते। अशोक ने जो आजीवक संप्रदाय था उनके भक्तों को क्या दी? 4 गुफाएं दान में दी थी आपकी गया में, ठीक। आजीवक संप्रदाय को कौन मानता था? अशोक के पिता आपके बिंदुसार, ठीक। अब देखो, अब हम बात करेंगे प्रशासनिक ढांचे की। तो अशोक के मौर्य काल में सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? राजा। उसके बाद होते थे युवराज। कौन होते थे? युवराज। उसके बाद होते थे प्रांत, और उस टाइम अशोक के डे में कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। और 5वां प्रांत कौन सा मिलाया था? कलिंग मिलाया था। कब मिलाया था? 261 BC को उसने मिलाया था। तो 5 प्रांत थे, और 5 प्रांत के जो अलग अलग शासन करते थे उनको क्या कहते थे? प्रांतपति कहते थे। और प्रांतपति के बाद आता था जिला, मतलब विश्व, और विश्व जिले को क्या बोलते थे? जो नियंत्रण करता है, जैसे हमारे यहाँ DM करता है, उसे बोलते थे विश्वपति। कौन बोलते थे? विश्वपति। उसके बाद आता था 10 गांव का एक मालिक होता था, उसे बोलते थे गोप। और उस टाइम के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव। और गांव का जो मालिक होता था उसे ग्रामिक कहते थे। क्या बोलते थे? ग्रामिक कहते थे। तो हमने देखा कि राजा होता था, राजा के बाद युवराज होता था, युवराज के बाद प्रांतपति प्रांतों का, उसके बाद विश्वपति, उसके बाद गोप, और उसके बाद क्या आता था आपका? कौन आता था? ग्रामिक आता था। कौन आता था? ग्रामिक आता था, ठीक। उसके बाद चलते हैं आगे। तो अशोक ने जो है, अशोक की जो मृत्यु हुई वो 232 ईसा पूर्व को अशोक की क्या होगी? मृत्यु होगी। और कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हुई। और अशोक की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा वो अशोक का पुत्र कुणाल था। कौन बैठा? कुणाल बैठा। कुणाल बैठा। और कुणाल की अगर मैं बात करूं तो अशोक का पुत्र था, लेकिन कुणाल जो है वो एक अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। और अशोक के बाद जब अशोक की मृत्यु हो गई थी तो उसका जितने भी उत्तराधिकारी आए हैं वो सब अयोग्य शासक थे। जैसे मौर्य काल का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, जो एक कमजोर व अयोग्य शासक था, जिसके शासन में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से क्या कर लिया था? स्वतंत्र कर लिया था। तो किसने मगध को स्वतंत्र करा था? बृहद्रथ से। तो वो करा था आपके कलिंग के राजा खारवेल ने, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बृहद्रथ जो था उसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। जिसने क्या करा? उसने पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की क्या कर दी? मृत्यु कर दी। क्या कर दी? बृहद्रथ की क्या कर दी? मृत्यु कर दी आपकी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। क्या कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसकी? पुष्यमित्र की। शुंग किसने? तो पुष्यमित्र की शुंग ने हत्या कर दी। और उसने कौन सा वंश की स्थापना करी? शुंग वंश की स्थापना करी। किसकी? अब आता है तो हमने सारा मौर्य काल पढ़ लिया, और लास्ट शासक था मौर्य काल का बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने करी थी? शुंग वंश ने करी थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल CPC एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।